मैं कह रहा था कि क्या होता है ना जब हम हर रोज 2-3 प्रोग्राम या 4 प्रोग्राम कोई सा भी, कैसा भी हो सकता है। अगर हम करते हैं ना तब हमारा एक्सपीरियंस होता है और तब हम बढ़ते हैं। तो ये करना ज़रूरी होता है। अपन पाइथन में अगर पढ़ रहे हैं ना तो पाइथन में माइंड से करेंगे कैसा भी क्वेश्चन आएगा और वो अपन कर रहे होंगे। ठीक है? तो ये कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है अगर अचानक से कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, तब दिक्कतें होती हैं। दिक्कत इन द सेंस कि हो नहीं पाता, चीज़ें समझ में नहीं आती, बहुत सारा गूगल करना पड़ता है, चोरी करना होता है। तो इस तरह से जैसे अभी मैं क्या हूँ जेंगो इतना पढ़ा हूँ, अभी से नहीं 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मैं सेकंड ईयर से ही जेंगो पढ़ रहा हूँ। तो पाइथन जेंगो का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया ना कि अब बेवज़ह मेरे दिमाग में कोई प्रोजेक्ट आता रहता है कि अरे यार ये ऐसे कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं, तो अपन बनाते रहते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है? बनाते रहते हैं। तो उसका इश्यू नहीं है। तो उसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है? तो कुछ ये ना सब आप कुछ ये सब आप एक्सपीरियंस से ज्ञान। हाँ, ये सारा चीज़ एक्सपीरियंस से आता है। मतलब नॉलेज एक हद तक ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है किसी चीज़ को। तो एक्सपीरियंस नॉलेज से ही आता है। मतलब अगर एक चीज़ को जैसे हमें कोई नींद में भी अगर बोल दे 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5 6 तो हम गलती नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है उस चीज़ों का। दिमाग में उनका छवि जो फिगर है वो बैठ चुका है, ठीक है? और यही कुछ नया चीज़ कोई बोले पाइथन के अंदर कितने कीवर्ड्स हैं और नींद में क्या सामने नहीं बोल पाएँगे। ठीक है? क्योंकि उसपे एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो नॉलेज ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है? वो नॉलेज ही नहीं है, तो नॉलेज बनाना ज़रूरी होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन-कौन सा सब्जेक्ट था, तो वो आएगा ही नहीं, क्योंकि दिमाग में आएगा ही नहीं, सोचना पड़ेगा एक बार, क्योंकि 6 महीने का ही वो सब्जेक्ट था, ठीक है? वो एक्सपीरियंस उसपे नहीं है, वो नॉलेज भी नहीं है, निकल चुकी है। लेकिन अगर कोई हमें पूछ दे 1 से 100 तक काउंटिंग करके दिखाओ, तो वो धर्र से करेंगे। कोई अगर बोल दे 26 से स्टार्ट करो, तो 26, 27 कर देंगे। कोई अगर एबीसीडी हमें बोल दे पी से स्टार्ट करो तो पीक्यूआरएसटी कर देंगे। कोई अगर ए से बोल फिर वही कोई उल्टा बोल दे कि जेड से करो, जेड से ए जाना है, तो हमें सोच-सोच कर सकते हैं पर कर लेंगे क्योंकि उसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो किसी भी चीज़ को करने के लिए ना पहले नॉलेज उसके बाद जब नॉलेज बढ़ने लगता है ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगता है। अच्छा आप अच्छे जगह पे आप इंग्लिश पढ़ोगे ना, इंग्लिश कम्युनिकेशन का टी जो भी अच्छा टीचर होता है, वो एक ही बात जो अच्छा टीचर्स होते हैं, वो बताते हैं कि अगर आपके पास इफ यू हैव गुड नॉलेज एवरीथिंग मतलब सिर्फ इंग्लिश का नॉलेज नहीं, आपको पता है जो जहाँ पे इंग्लिश चलती है, जहाँ का जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो इंग्लिश है, जैसे अमेरिका का, लंदन का। तो यहाँ के पता है, यहाँ जो मूर्ख लोग होते हैं ना, जो नॉन पढ़े-लिखे लोग होते हैं, वो भी इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है? क्योंकि उनके पास तो कोई और लैंग्वेज है नहीं, तो इंग्लिश बोलते हैं। तो अपन इंग्लिश लैंग्वेज है और हमारी तरफ भी जो मूर्ख होते हैं, उन्हें भी हिंदी आती है बोलने, ठीक है? लेकिन अपन जज नहीं कर सकते, इंग्लिश नो इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज़ अ लैंग्वेज, इट इज़ अ वे टू वे कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? तो वो ये लोग क्या करते हैं इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश उनका खुद का कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, ठीक है? अब उनके पास भले ही केमिस्ट्री में नॉलेज हो ना हो, अगर उससे पूछ दें कि H2O किसका फ़ॉर्मूला है, तो उन्हें भले ही पता ना हो। लेकिन वो इंग्लिश उसे आता है। तो अपन इंग्लिश सीखने पे ज़्यादा फ़ोकस ना करें, नॉलेज पे फ़ोकस करें। मैंने बहुत लोगों को ये चीज़ कहा भी है कि अगर आप कितना भी इंग्लिश सीख लो, आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हो, जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ और मुझे स्टेज पर खड़े कर दिया जाए और वो बोले कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बोलो, क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मुझे क्या आता है? ठीक है? नहीं आता ना। न्यूरन न्यूरन सिस्टम के बारे में बोल दे हमें बोलने, मैं क्या बोलूँगा उसमें? कोई बोल दे कि एमबीबीएस के बारे में बोलने, मैं क्या बोलूँगा? कुछ नहीं बोल पाऊँगा। ठीक है? अब आता हुआ इंग्लिश भी वो थरथराने लगेगा, ठीक है? और वो प्रॉब्लम होगी, बोल ही नहीं पाऊँगा। 1 से 2 लाइन बोलूँगा फिर मुझे हेजिटेशन आने लगेगा। तो हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस ये सब चीज़ नॉलेज से बढ़ता है, ठीक है? और यदि मुझे इंग्लिश अगर आपको टूटी-फूटी इंग्लिश भी आती है, थोड़ी बहुत हल्की-सी भी आती है, अगर आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि अपने बारे में बताओ, तो अपने बारे में तो क्योंकि इंसान को पता है अब कोई भी इंसान अपने खुद के बारे में उससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। आपको आपके बारे में अच्छे से आइडिया है, हमें मेरे बारे में आइडिया है। अब हर किसी को अपने बारे में पूरा का पूरा आइडिया होता है, ठीक है? तो अपन उसको कैसे ट्रीट करते हैं, ये हम जानते हैं। तो नॉलेज ज़्यादा डिपेंड होता है। आपको आपके बारे में नॉलेज है, आपके बारे में बोलने को कह दिया गया, आप कहीं भी बोल रहे हो। क्योंकि आपके पास आपके बारे में नॉलेज है। तो जिस चीज़ के बारे में नॉलेज है ना, उसमें कॉन्फिडेंस आता ही आता है। उसमें कोई बैरियर नहीं होता, ठीक है? अगर आपको अभी 5 यानी 5th क्लास के एग्ज़ाम में बैठा दिया जाए, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होगा।
आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसका नॉलेज आपके पास बहुत अच्छे से है, ठीक है? आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए और आपको बोला जाए कि एबीसीडी ए से लेके जेड तक सुनाओ, फिर 1 2 3 सुनाओ, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है? और वहाँ पे आपको बोल दिया जाए कि पाइथन के अंदर कितने कीवर्ड्स हैं ये बोलो, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होना हो जाएगा। तब आपको हेजिटेशन होने लगेगा। आपको बोल दिया जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, पाचन तंत्र क्या, बायोलॉजी की चीज़ें को आपके सामने ला दिया जाए, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, क्योंकि दैट इज़ नॉट योर सब्जेक्ट, वो आपका कप ऑफ टी नहीं है, ठीक है? तो अभी आप पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। अभी मैं बोल पा रहा हूँ, तो क्योंकि अब उस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज है तो एक्सपीरियंस हुआ, और एक्सपीरियंस है तो मैं बोल पा रहा हूँ। अगर मुझे जावा के बारे में बोलने कह दिया जाए, तो 2-4 लाइन बोलूँगा, उसके बाद बोल ही नहीं पाऊँगा, बिकॉज़ आई डोंट नो जावा, ठीक है? तो ये नहीं, फिर सी के बारे में कोई बोलने को कहेगा तो एक उम्मीद है कि हद तक बोल पाऊँ, क्योंकि सी मैंने पढ़ी है, उसपे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, पर मैंने पढ़ा है। सिंटैक्स तो अलग-अलग है ना, लॉजिक तो सारे सेम ही होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ, सी प्लस प्लस पे भी आई कैन, लेकिन मैं अगर कह दे जावा पे बोलने, डॉट नेट पे बोलने, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ना पहले उस फील्ड का नॉलेज लेना ज़रूरी होता है। अगर उस फील्ड का हमारे पास एक अच्छा नॉलेज है, तो उसके बाद वो फील्ड सही रहेगा, तब उसमें कॉन्फिडेंस रहता है, सब कुछ रहता है। और पता है इंटरव्यू में जब हम कब किसी का, जैसे गुरु ने कहा था परसों एक इंटरव्यू लिया था हमारी कंपनी की तरफ से, जिसमें हम लोग जॉब करते हैं, गुरु हमारे साथ ही जॉब करता है। तो गुरु वेब डेवलपर है, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ। तो क्या होता है, उसमें एक वेब डेवलपर चाहिए था और उसका इंटरव्यू गुरु ने किया था। गुरु और 2-3 लोग और सीनियर्स थे। तो गुरु क अभी बताया ना कि रिजेक्ट कर दिया एक को, क्योंकि वो रिज्यूमे में बहुत सारी चीज़ें लिख कर रखा था उसने और उसके पास नॉलेज था ही नहीं। तो आज का जो टाइम है ना, वो डिपेंड नहीं करता है कि आपके पास कितना रिज़्यूमे में लिखा हुआ है या कितना आपने सीखी है। ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कितनी चीज़ों पे कितना प्रैक्टिस है आपका, ठीक है? तो किन किन चीज़ों के बारे में कितना आइडिया है, ये डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये अब क्या होता है ना कि वहाँ पे अब कुछ कंपनी, अगर आपके पास नॉलेज अच्छी होती है ना, तो कंपनी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं देखता है, ठीक है? कि आपको इंग्लिश बोलना आता है नहीं बढ़िया से, मतलब एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हो कि नहीं, ये मैटर नहीं करता है जब आपको आपके अंदर नॉलेज होता है, ठीक है? तो वो इंटरव्यू लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि नॉलेज है कि नहीं आपके पास। आपको अगर बोल दिया गया कि पाइथन के बारे में बताओ, व्हाट इज़ पाइथन, या पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है कैसे? हाउ आई कैन अंडरस्टैंड पाइथन इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप कहीं न कहीं बोलने का कोशिश करोगे। मान लेते हैं आपके पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी सही नहीं है, ठीक है? तो आप बोलने का कोशिश कर रहे हो, तो सामने वाला तो पढ़ा-लिखा इंसान है ना, वो तो समझदार है। आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाले को समझ में आ जाता है, ठीक है? तो आप सही हद तक बोलने का कोशिश कर रहे हो, तो सामने वाला समझ गया, हाँ, बंदा के पास नॉलेज तो है पर इंग्लिश बैरियर आता है। तो इस हिसाब से वो एनालाइज़ कर लेते हैं कि अगर हमें इंग्लिश तो हम खुद भी सिखा देंगे, पर पाइथन-वाइथन जो है ये सब ज़रूरी होता है, ये सब आता है बंदा को, तो हम इसको रख लेते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स ही सीख के और अपन वहाँ पे जाएँगे फर्राटेदार बोलेंगे, हाय माय नेम इज़ ये, माय नेम इज़ वो, बता दिए, उसको बोला अच्छा ओके ठीक है, तो व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है क्यों? तो बता रहा कुछ बोल ही नहीं पा रहा, इंग्लिश तो आता है। तो किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ना उस फील्ड का नॉलेज का होना ज़रूरी होता है। उस फील्ड में नॉलेज कितना है दिस मैटर्स, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस तब खुद ही खुद आ जाता है, आने लगता है। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो पाइथन में भी आपके पास बहुत सारा अभी ऑप्शंस हैं, जैसे सेकंड ईयर में है, 5th सेम तो आपका 2-2 4 थर्ड ईयर हो गया ना, तो थर्ड ईयर में है, तो अभी अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 5th सेम, 6th सेम, 7th सेम, 8th सेम, तो 8th सेम में तो पढ़ाई नहीं होती कुछ, 8th सेम में बस कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन, इंटरव्यू, पीआई, पर्सनल इंटरव्यू, ये सब चीज़ की प्रैक्टिस करते टाइम निकल जाता है और कंपनी-वंपनी के बारे में लड़का सोचने लगता है कि क्या करें, कौन सी कंपनी में अप्लाई करें, कैसे करें, नहीं करें, ठीक है? तो लास्ट सेमेस्टर तो इसमें ही बीत जाता है, आपके पास बचा है 6th और 7th 2 सेमेस्टर्स। और 2 सेमेस्टर पूरे का पूरा 6 मंथ्स का होता नहीं है। वो भी 2-3 3-4 महीने का होता है बस। उसमें भी एग्ज़ाम ये वो असाइनमेंट माइनर, मेजर ये सब में निकल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? तो टाइम बहुत कम बचा है और इसमें कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ के आगे आप निकल सकते हो और कोई एक फ्रेमवर्क लेके आगे निकल सकते हो, कोई एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कोई मार्कअप लैंग्वेज, कोई मार्कडाउन लैंग्वेज, तो इस तरह से अपन आगे निकल सकते हैं। ठीक है? तो अगर आप पाइथन में करियर बनाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा अभी हेवी करियर बन रही है पाइथन में। तो आप पाइथन एज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख लो। उसके बाद
अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा फ्रेमवर्क का नॉलेज हो आपके पास, तो आप जेंगो सीख लो। अगर क्योंकि पाइथन सीख रहे हो तो आपको जेंगो ही फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा ना। वैसे फ्लास्क भी है, बॉटल है और भी है। तो क्या होता है, जेंगो अगर आप सीख लेते हो तो एमबीसी आर्किटेक्चर पे जेंगो भी काम करता है और फ्लास्क भी है। तो क्या होता है कि आप फ्लास्क बाद में सीख लोगे, क्योंकि एक फ्रेमवर्क जरूरी होता है। ठीक है, तो पाइथन जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सीख जाओगे अच्छा खासा, तो आप एक फ्रेमवर्क सीख लो जेंगो। और जेंगो जब आ गई तो साइड से साथ साथ HTML CSS भी सीखते चलो। जैसा कि मैंने आपको करिकुलम में बताया था फर्स्ट लेक्चर में, कि आपको एज ए फुल स्टैक डेवलपर आपके पास किस किस चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो होना ही चाहिए, और अगर मेरे पास होगी तो मैंने आपको दिखाया था, आपको याद हो। स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक। Okay. देखो मैंने बताया था आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में, उसका करिकुलम दिखाया था। उसमें फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में ये सब चीज़ें आती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंगुलर और रिएक्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ फ्रंट एंड के लिए माना जाता है, कि जैसे HTML में आपने देखा कोड लिखते हैं और कैसे उसे मैनिपुलेट करते हैं, जो बॉडी बनता है हमारा, जो पेज बनता है वो HTML के अंदर आता है। ये मार्कअप लैंग्वेज हो गया, ठीक है, जिसका डिजाइनिंग वगैरह होता है। और CSS उसी में डिजाइनिंग का एक CSS टूल्स है, जिसके अंदर आप कोड लिख के डिजाइन कर सकते हो, कहाँ क्या आगे पीछे कलर क्या होगा, फॉन्ट कौन सा होगा, ये सब CSS के अंदर आता है। कैस्केड लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट हो गया, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज माना जाता है कि आपको कुछ वैलिडेशन लगाने हैं, कुछ आप चाहते हो कि फ्रंट पेज पे ही कुछ हो जाए, डिजाइनिंग विजाइनिंग, आप कुछ वैलिडेशन लगा सकते हो, दैट इज जावास्क्रिप्ट, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंगुलर जेएस भी है, तो एंगुलर जेएस आप मतलब अगर आप जावास्क्रिप्ट नहीं सीख रहे हो, HTML ये बैकएंड में आ जाता है और फ्रंट एंड में भी आ जाता है। तो एंगुलर जेएस एक बैकएंड में भी आप इस्तेमाल इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये होता है। रिएक्ट जेएस भी है, ये तो फ्रेमवर्क है, रिएक्ट जेएस एक प्रकार से, जिसमें जावास्क्रिप्ट का कोड वगैरह आता है। तो जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक डेवलपमेंट में अगर करियर बनाना चाहते हो, तो आपको एंगुलर जेएस और रिएक्ट जेएस आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है ना, ये बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों का काम करता है। ये एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट। तो अपन अगर एंगुलर जेएस जावास्क्रिप्ट के अंदर जाना चाहते हैं, आपका करियर बनाना चाहते हो जावास्क्रिप्ट, देखो जावास्क्रिप्ट भी इजी नहीं है, ये भी बहुत वो है, वही होता है। आप जो कहोगे अगर पाइथन में हमें भास्ट लग रहा है, तो अगर आपको पाइथन बड़ी लग रही है तो आप जावास्क्रिप्ट में भी नहीं जा सकते फिर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है, एंगुलर जेएस आता है, रिएक्ट जेएस आता है, तो जरूरी नहीं है कि आपको पाइथन आता ही होगा। लेकिन अगर आपको पाइथन आता है ना, पाइथन में अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप जावास्क्रिप्ट और ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आप स्क्रिप्ट लेवल, मतलब जो पेज होता है ना, जो HTML का पेज होता है, उसमें आप एडिट कुछ करना हो तो आप जावास्क्रिप्ट की मदद से थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, रन टाइम कैलकुलेशन करना हो तो। और ये एंगुलर जेएस तो ये बैकएंड का काम हो गया। आप अगर जावास्क्रिप्ट में जाना चाहते हो तो ये तीन चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, और ये फ्रंट फ्रंट एंड में ये पांचों सीखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि एक सेकंड, ये जावास्क्रिप्ट है ना, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मतलब जब आप कोड तैयार कर देते हो, जो आपका पेज है जैसा भी आपने बनाया था, अगर आप वो वेबसाइट रेडी कर देते हो ना, उसमें अगर थोड़े बहुत आपको वैलिडेशन लगाने होते हैं, मतलब आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल बैकएंड फ्रंट एंड दोनों में कर सकते हो। HTML तो आपको इस्तेमाल करना ही होंगे, चाहे आप बैकएंड में पाइथन यूज करो, जेंगो यूज करो, या फिर एंगुलर रिएक्ट कुछ भी यूज करो, आपको HTML और CSS तो यूज करने ही होंगे। तभी आप एक अच्छा पेज बना पाओगे, एक अच्छा उसमें डिजाइनिंग कर पाओगे। ठीक है, तो ये दो चीज तो रख लेते हैं, हमें जरूरी ही है, चाहे हमारा बैकएंड कुछ भी हो, फ्रंट एंड का मेन चीज है, पिलर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है ना, आप चाहे बैकएंड में एंगुलर जेएस और रिएक्ट इस्तेमाल करो, या फिर
पाइथन इस्तेमाल करो, ये देख रहे हो पाइथन, ये बैकएंड में आता है, पाइथन इस्तेमाल करो। तो ये चाहे आप ये जावास्क्रिप्ट, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस ये सब इस्तेमाल करो, और ये चाहे आप ये सब इस्तेमाल करो, पाइथन इस्तेमाल करो, नोड करो। तो क्या होता है, एचटीएमएल सीएसएस तो जरूरी है ही, ये तो मैंडेटरी है, ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये अपन क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, कोड ऑलरेडी बने बनाए अवेलेबल होते हैं, अपन को क्या एक बार अगर सीख लिया तो उसके बाद कॉपी पेस्ट ही करने होते हैं, ठीक है। एकदम से जब डिजाइन नहीं करते, जब प्रोडक्शन लेवल पे जाओगे ना, किसी कंपनी में जॉब करोगे एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, तब आपको डिजाइन करना होता है, ठीक है। या फ्रंट एंड डेवलपर ही हो तो देन दैट टाइम आपको डिजाइन करना होगा। बट लेकिन अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो जरूरी नहीं कि आपको डिजाइन ही करना पड़ेगा, आपको बैकएंड में भी काम करवा सकता है अगर आपकी लॉजिक तगड़ी है तो। यहाँ भी लॉजिक डिपेंड करता है कि हाउ इज योर लॉजिक, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल तो आपको करना ही होगा। क्यों? क्योंकि वैलिडेशन थोड़ी, जैसे मान लिया आपका पेज बन गया है, ठीक है, अगर आपका पेज बन गया है तो उसमें अगर कुछ वैलिडेशन, मतलब आप चाहते हो कि फास्ट में काम हो, वहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहीं पे वो निपटा दे, ठीक है, तो वहीं पे आप निपटा दे। जैसे अगर मैं आपको एक वेबसाइट बनाऊं, मैं आपको बताया ना कि अगर हमें मुझे मन नहीं लगता तो मैं कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाता रहता हूँ। तो मैंने एक कल प्रोजेक्ट बनाया था, अच्छा कुछ दिन पहले मैंने दिखाया भी था, एक ब्लॉगिंग का मैं प्रोजेक्ट बना रहा था। हाँ देखो, उसमें उसमें मैंने आगे बहुत सारा चीजें, अरे आप सो गए थे क्या? अच्छा अच्छा, मैंने आवाज दिया था तो। ओके, ये देखो, जेंगो से बनाया था मैंने। देखो, तो ये जेंगो बैकएंड है। अब देखो होता क्या है, एक वेबसाइट है, ठीक है, ये ब्लॉगिंग का मैंने वेबसाइट बनाया था जिसमें ब्लॉग है, तो लोग अगर ब्लॉग लिखना चाहे तो ब्लॉग लिख सकता है इसमें, ठीक है। तो ये देखो, फुटर मैंने लगाया था, ये जो है ना, ये पेज है, पूरा पूरा पेज है, तो ये बना है एचटीएमएल और सीएसएस से, ठीक है, एचटीएमएल और सीएसएस से बना है। तो देखो एचटीएमएल से मैंने क्या क्या कोड लिखा, ठीक है, कि यहाँ हाई ब्लॉग लिखी होनी चाहिए, यहाँ पे उसके बारे में थोड़ी सी लिखी होनी चाहिए, एक ये होना चाहिए, कि वो होना चाहिए, सारी चीजें मैंने लिखी। लेकिन उसका फ़ॉन्ट है ये वाला होना चाहिए, एक हेल्वेटिका फ़ॉन्ट बोलते हैं इसको, एक फ़ॉन्ट आता है हेल्वेटिका, ठीक है? तो हेल्वेटिका फ़ॉन्ट ही होना चाहिए, वो मैं डिज़ाइन किससे करूँगा, स्टाइल से। जो सीएसएस लगाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि फ़ॉन्ट जो है इस तरह का होना चाहिए, ये कंटेंट इस तरह का होना चाहिए, ये सा होना चाहिए। तो अपन हेल्वेटिका का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो अपन वो किसके थ्रू बताते हैं? वो बताते हैं एचटीएमएल और सीएसएस के थ्रू, ठीक है? तो अब ये पूरा का पूरा पेज हो गया, ठीक है? ये पेज हो गया, उसको डिजाइनिंग जो हम करते हैं, वो क्या-क्या लिखना है कंटेंट, वो एचटीएमएल से लिखते हैं। कहाँ लिखना है, इस साइड में लिखना है, मतलब इसके बाद क्या आना चाहिए, पहले पहला लाइन पाइथन है, दूसरा लाइन हेलो पाइथन है, इंट्रो है, ये है, वो है। तो ये देखो, पहला लाइन में ये होना चाहिए, मतलब एक ब्लॉग बनाए, वेबसाइट आपके डिजाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनना चाहिए कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहला लाइन ये होना चाहिए, फिर दूसरा लाइन ये होना चाहिए, ऐसा ऐसा करके होना चाहिए। तो ये आप एचटीएमएल से देखते हो, पहला लाइन क्या होना चाहिए, दूसरा लाइन क्या, तीसरा लाइन क्या, चौथा लाइन क्या, इमेज कहाँ पर होना चाहिए, देखो एक जगह इमेज भी है। तो ये आप एचटीएमएल से करते हो, ठीक है। लेकिन अब इसका फ़ॉन्ट क्या कैसा होना चाहिए, अब देखो ये इसका फ़ॉन्ट है ना, ये बोल्ड होना चाहिए, मेरा रिक्वायरमेंट है कि पहला फ़ॉन्ट बोल्ड होना चाहिए, तो आप सीएसएस से करोगे, मतलब स्टाइल लगाओगे इसमें, एक स्टाइल हुई ना। तो आपको पता है कि ये है ना, ये इससे छोटी होनी चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए, तो आप ये स्टाइल से करोगे। ये आप H1 टैग होता है, आप उसका डिजाइनिंग आप स्टाइल से करोगे, ठीक है। अब आपने पहला लाइन में तो पाइथन भी लिखा, जेंगो भी लिखा, ये भी लिखा, साइबर सिक्योरिटी, एचटीएमएल, इंडिया, ये सब चीज जो भी आपने लिखने का था लिखा, ठीक है। तो आप चाहते हो कि यहाँ पे ये चीजें इस साइड में आए, कोने में, मतलब यहाँ से इधर आए, तो आपको सीएसएस इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कौन चीज आपको कहाँ पे डालनी है, ठीक है। आप चाहते हो इस लाइन में तो आपने बहुत सारी चीजें लिख दी, नहीं आप चाहते हो ये चीज साइड में आए, तो आपको सीएसएस लगाना पड़ेगा। आपको चाहे डिजाइन लगाना है, कुछ ऐसा कुछ लगाना है, तो सीएसएस उसके लिए लगाना पड़ेगा। तो दैट इज एचटीएमएल और सीएसएस का कॉम्बिनेशन। ये लॉगिन देख रहे हो, तो अगर लॉगिन यहाँ पर है, मैंने क्या किया पहले पेज में, ये तो मैंने खुद बनाया ना, खुद डिजाइन किया, तो बहुत सारी चीजें मैंने कॉपी पेस्ट मार दी, एचटीएमएल का जो चीज था, क्योंकि मैं बैकएंड डेवलपर हूँ, ठीक है, तो मैं फ्रंट एंड में उतना काम नहीं करता, उतना मेहनत नहीं करता। पर फ्रंट एंड आपको पता है ना, नेट पे अवेलेबल होते हैं, बस आपको चोरी करना आना चाहिए, ठीक है। तो बस ये कर सकते हैं, अपन डाल सकते हैं। तो ये देखो, ये लॉगिन पेज है ना, अच्छा एक ही मिनट था, बिंग से खोलना है। तो ये मैंने पहले लाइन में हाई ब्लॉग लिखा, अबाउट लिखा, कॉन्टैक्ट अस लिखा, लॉगिन लिखा, किसके, एचटीएमएल के थ्रू। अब देखो जैसे ही मैंने एचटीएमएल लिखा, ये हाई ब्लॉग के साथ अबाउट कैसे आएगा इतना दूरी पर,
ये कॉन्टैक्ट अस फिर इतना दूरी पे कैसे आएगा, लॉगिन पेज, लॉगिन बटन इतना दूरी पे कैसे आएगा, इसके लिए हमें सीएसएस इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है एचटीएमएल और सीएसएस में क्या डिफरेंस है और क्या कॉम्बिनेशन है? कि हमके हाई ब्लॉग अगर लिखना होगा तो मैंने लिख दिया, फिर अबाउट लिखना था लिख दिया, कॉन्टैक्ट अस लिखना था, लॉगिन लिखना था, मैंने लिख दिया उस पेज पर। लेकिन अब हमें ये तो सामने आ जाएगा ना, हाई ब्लॉग और अबाउट साथ एक साथ आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपको नोटपैड पे बताऊं, अगर हमें पहला लाइन में चाहिए था हाई ब्लॉग तो मैंने वो लिख दिया, फिर हमें क्या इसके बाद अबाउट चाहिए, तो ये तो अबाउट इसके साथ ही लिख देगा। फिर हमें चाहिए था कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, ये चाहिए था तो ये तो साथ ही लिख देगा। फिर हमें चाहिए था लॉगिन का बटन, तो ये साथ ही लिख देगा। अब क्योंकि पहला लाइन में हमने इतनी सारी चीजें लिखी, अब हमें तो दूर करने हैं ना भैया, इससे इतना दूर होना चाहिए, कम से कम इतना दूर ये होना चाहिए, इतना दूर ये होना चाहिए। तो इसके लिए देखो ऐसा ही बना है, और ऐसा ही मैंने यहाँ भी बनाया है, ऐसा ही मैंने यहाँ भी बनाया है। तो ये चीज स्टाइल से करते हैं, ठीक है, स्टाइल इसमें लगाते हैं। और एक तो बिंग इतना हैंग करता है ना ये माइक्रोसॉफ्ट का। डीजे की आवाज तो नहीं आ रही ना? मेरा कान फटे जा रहा है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये चीज ऐसे हमें लिखना था, तो एचटीएमएल के अंदर लिख तो दिया, एचटीएमएल में क्या हुआ, सिंपली लिख देगा ये, जैसे नोटपैड में भी लिखा हमने वैसे ही लिख देगा। लेकिन हमें डिस्टेंस चाहिए इतना दूरी, ऐसा ऐसा डिस्टेंस चाहिए, तो ये अपन को सीएसएस इस्तेमाल करना पड़ेगा। सीएसएस से बताएंगे कि भैया डिस्टेंस इतना होना चाहिए, मार्जिन इतना, ये उतना, वो उतना, तो ये उस हिसाब से ये गैपिंग वगैरह जो भी जैसा आप चाहते हो, जैसा आपका रिक्वायरमेंट, जैसा आप पेज बनाना चाहते हो वो उस तरह से कर देगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा है कॉम्बिनेशन कैसे एचटीएमएल सीएसएस का कॉम्बिनेशन होता है, तो इस तरह से होता है। तो आपका जो रिक्वायरमेंट है बस ये नेट पे अवेलेबल भी होता है, ठीक है, नेट पे अवेलेबल होता है, आप उसका कॉपी करके पेस्ट कर दो। ठीक है, तो जहां से भी आप एचटीएमएल सीएसएस सीख रहे हो वहां ये सब सीख सकते हो। अभी तक नहीं खुला। देखो मैं बिंग में खोला हूँ। अच्छा, बिंग के बारे में पता है, माइक्रोसॉफ्ट का ये सर्च इंजन है, जैसे क्रोम है ना गूगल का सर्च इंजन, वैसे माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। हाँ तो देखो, हाँ पहले यही तो था, सही बात। तो ये देखो, इस तरह से मैंने एक ब्लॉग बनाया, मेरे दिमाग में क्या आइडिया था पता है, देखो आपको मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ। जब आप कोई वेबसाइट तैयार करोगे तो आपके मन में एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए जिससे जो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आइडिया ऐसा होना चाहिए। तो आप जब आप माइनर प्रोजेक्ट बनाते हो, मेजर प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उसमें आपके पास एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अपन किस तरह का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास एक ओवरव्यू आता है कि हाँ हम चाहते हैं कि ऐसा चीज ऐसे वर्क करे, इससे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता था कि लोग को अगर ब्लॉग लिखने हो, मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मान लो मिथुन को कोई ब्लॉग लिखना हो, अगर मिथुन को किसी चीज का नॉलेज है, अगर चाहता हो लिखना, इंटरनेट पे शेयर करना, तो इसको खुद का ब्लॉगिंग एक वेबसाइट होना जरूरी होता है, कि ब्लॉग का आपके पास एक वेबसाइट हो और आप अपलोड कर सको। ठीक है, आप खुद बनवाओ वेबसाइट और आप अपलोड करो। तो मैं सोचा अगर वेबसाइट बनवाएंगे, अगर फिर प्रोडक्शन का खर्चा लगता है, फिर इधर उधर लगता है, तो उसमें आप खर्चे में आ जाओगे, फिर आप कर नहीं पाओगे। मैंने सोचा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको ब्लॉग लिखना होता है, या फिर जिसको किसी चीज का आइडिया होता है, नॉलेज होता है, वो ब्लॉग लिखना चाहता है। तो मैं एक ओपन सोर्स ब्लॉग का एप्लीकेशन बना दूंगा, एक सॉफ्टवेयर बना दूंगा, जिसमें लोग चाहे तो ब्लॉग खुद से लिख सकते हैं, एक टॉपिक बना सकते हैं और एक ब्लॉग लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं, तो ऐसा मेरे दिमाग में आया था। ठीक है, तो उसके बाद आया था हाँ क्या करेंगे, एक पेज बना देंगे जिसमें हम बता देंगे कि आपको किस चीज में, जैसे मान लो आपको जावा के बारे में नॉलेज है। ठीक है, जावा के बारे में आपको नॉलेज है कि छोड़ो जावा बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में कुछ पता है, या फिर ये कल हाँ डेटा साइंस से, डेटा साइंस के बारे में पता है कुछ, डेटा साइंस में आपको कुछ आप चाहते हो डेटा साइंस के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर्स या कुछ चीजें आपके पास नॉलेज है, आप ब्लॉग बनाना चाहते हो, ब्लॉग लिखना चाहते हो। ब्लॉग में बेसिकली वही होता है, आप कुछ फोटो डाल सकते हो, कुछ कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है, आप शेयर कर दोगे, लोग आर्टिकल्स को पढ़ते हैं या फिर सर्च करते हैं, आता है। ठीक है, तो ये सब ब्लॉग से ही आता है। जैसे अगर आप हाँ, तो ब्लॉग से कैसे आता है, आप अगर सर्च करो वेबसाइट वाले, आपको मेरी कंपनी आपको पता है ना, वेबसाइट वाले, मेरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी वेबसाइट वाले। तो मैं एक चीज दिखाता हूँ, ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग से ही कुछ चीजें सर्च होके आती है। जैसे आपने कभी इंटरनेट पे सर्च किया होगा कुछ चीज, तो वहां पे आपने देखा होगा गूगल उसका आंसर देता है बकायदा, तो उसका आंसर गूगल कहाँ से देता है, ये इतना हैंग करता है, गुस्सा आ जाता है कभी।
ठीक है, ये वेबसाइट वाले जो कंपनी आ रही है ना, अब देखो ये अगर आप चाहोगे आप खुद से आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो देखो तो उसके लिए बहुत महंगे खर्चे मारे, तो फिर डोमेन नेम ये सब मेरी कंपनियां बहुत पैसे लगाए मैंने इसमें, ठीक है, तब जाके ये आया यहाँ पे। तो आप वेबसाइट वाले सर्च करते हो तो एक नंबर में मेरी कंपनी का नाम आ रहा है, ठीक है, और जब आप इसको खोलोगे तो ये खुलेगा, तो इसमें पैसे वैसे खर्चे होते हैं और आइडिया भी होना चाहिए, बहुत चीजें सीखनी पड़ती है इसके लिए, होस्टिंग बहुत बड़ा चीज होता है, बहुत एडवांस हो जाता है डेवलपर के लिए, ठीक है, तो ये सब चीज सीखना होगा। तो आप अगर कुछ चीज सर्च करते हो और गूगल उसका आंसर देता है, तो आंसर कहाँ से लाके देता है? कोई ना कोई ब्लॉग लिख रहा होता है, ठीक है, आप वेब डेवलपर बनने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वेब डेवलपर क्या होता है, तो कोई ना कोई वेब डेवलपर जो वेबसाइट बनाता है, कोई इसमें ब्लॉग लिख रहा होता है। जैसे आप कुछ सर्च करो, जैसे आप google.com खोलो, अरे यार हैंग करेगा, पागल हो जाऊंगा। ठीक है, गूगल कुछ करते हो, कुछ गूगल पे सर्च करते हो, ठीक है, क्या सर्च करते हो, जैसे मैं सर्च करता हूँ कि लेटेस्ट बॉलीवुड मूवी, ठीक है, ये सर्च किया और वहां पे देखो कुछ आंसर्स आएंगे। देखो ये वेबसाइट खुल के आ रही है ना, ये कौन है, ये कौन बना रहा है ये सब वेबसाइट, ठीक है, अरे इतना हैंग कर रहा है, ठीक है, अब देखो ये देख रहे हो पहली वेबसाइट ये खुला, ये gadgets.ndtv.com, तो अब ndtv.com भी कुछ न्यूज फैला रहा है जिसमें उसने अभी लेटेस्ट बॉलीवुड मूवी के बारे में कुछ आर्टिकल्स लिखा, ठीक है, ये अब आप खुद चाहते हो कि आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज, जैसे इसको पता था कि लेटेस्ट मूवी के बारे में, तब ना एक ब्लॉग बनाया, ठीक, इसको भी पता था ये टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया मेट्स, सॉरी इंडिया टाइम्स डॉट कॉम, तो इसको कुछ पता था तभी ने इसने एक ऐसा ब्लॉग बनाया, ठीक है, एक वेबसाइट बनाया जिसमें ऐसा कुछ लिख दिया और आप जैसे ही सर्च करते हो उसका वेबसाइट लिस्ट में आता है, और हमने जैसे ही क्लिक किया, अभी उसको फायदा हुआ होगा, मैंने क्लिक किया, उसका रैंक बढ़ा, उसका जो गूगल का एनालिटिक्स होता है उसको पैसा देता है। तो आप देखो यहाँ पे ये ब्लॉग है, इसी को ब्लॉग बोलते हैं, कि यहाँ पे उसका नाम है, कुछ टॉपिक है, कुछ उसके बारे में लिखा है उसने, कुछ फोटो डाल दी, ठीक है, या उसको अगर फोटो नहीं डालना हो तो बिना फोटो का भी उसने अपलोड कर दिया, तो देखो इस तरह से, इस तरह सब कुछ दिखा रहा है, ये सब वेबसाइट है ना, तो यही फ्रंट पेज होता है, यही आपको डिजाइन करने हैं HTML और CSS से, जिस तरह से आप दिख रहे हो ना कि यहाँ पे ये देखो ये ऐसा दिख रहा है, 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 ये सब HTML और CSS का कमाल है भाई साहब, ठीक है, अब देखो आपने देखा जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है कैसे, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, देखो ये कलर चेंज हो रही है, दिख रहा है आपको, तो इसका कलर चेंज हो रहा है, तो आप ये CSS से भी कर सकते हो, ये CSS से भी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, वही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब जावास्क्रिप्ट से करने के लिए ना, ये सब चीज करने के लिए आपको बैकएंड में जाने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि आप बैकएंड में जाओगे, फिर वहां पे कुछ करोगे, फिर आप भेजोगे, टाइम लगता है, हो तो जाएगा, टाइम लगता है, पर ये चीज आप जावास्क्रिप्ट से कर दो। बहरहाल मैं दिखा क्या रहा था, अच्छा गूगल पे आप मेरे बारे में सर्च करोगे ना, आ जाता है, देखो क्या होता है सर्च इंजन, इसको सर्च इंजन बोलते हैं, देखो ये क्या है, क्रोम क्या है, एक ब्राउजर है, ठीक है, गूगल क्या है, एनीवन, गूगल क्या है, व्हाट इज गूगल, राधा, हेलो, गूगल क्या है, गूगल व्हाट इज गूगल, हाँ गूगल एक सर्च इंजन है, कहाँ से वो कंटेंट लाता है, हाँ कोई ना कोई ब्लॉग वेबसाइट बना के डाला, उस पर कुछ ना कुछ ब्लॉग लिखता है लोग, ठीक है, अब चाहे कोई न्यूज सर्च करते हैं ना, तो अपन कहाँ सर्च करते हैं, गूगल से, गूगल सर्च इंजन है, हमें पता है गूगल एज ए सर्च इंजन, वो सर्च करता है कीवर्ड्स को, ठीक है, कि वो कहाँ पे चीजें लिखी हुई है, अगर आप किसी चीज को गूगल पे सर्च करते हो, कहते हो गूगल पे आ रहा है, तो गूगल पे कहाँ से आ रहा है, क्या गूगल खुद लिखता है वो, नहीं, आप हम जैसे लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं या फिर किसी ना किसी मदद से हम लिख देते हैं, ठीक है, तो वो वहां से सर्च कर लेता है, ठीक है, तो जब सर्च कर लेता है तो वो बता देता है, तो आप अगर गूगल करोगे, सर्च इंजन है, सर्च करता है, वो मैच कहीं ना कहीं मैच होगा, किसी ना किसी ब्लॉग में वो लिखा हुआ होगा, तो ब्लॉग आप हम ऐसे नॉर्मली नहीं लिख सकते, उसके लिए वेबसाइट होना चाहिए और वो होस्टेड होना चाहिए, ठीक है, और आप अगर मेरे बारे में देखो सर, आप सर्च करो हु इज इंजीनियर लखनलाल गुप्ता, ये तो कहीं ना कहीं सर्च करके लाएगा, देखो सर्च करके लाया, इंजीनियर लखनलाल गुप्ता इज अ डेटा साइंटिस्ट एट भिकोनिक्स AI रिसर्च, ही इज अ फाउंडर ऑफ वेबसाइट वाले, ठीक है, तो देखो क्या कहीं ना कहीं से ये सर्च करके लाता है, गूगल एक सर्च इंजन है,
तो मेरे बारे में जब आपने लिखा तो ये कहीं ना कहीं से खोज के आपको ला दिया। वो क्या है? वो एक डेटा साइंटिस्ट है। अब देखो ये चैट बॉक्स दिया बिंग, ये बिंग वालों ने एक चैट बॉक्स दे रखा है, आप इससे कुछ पूछ सकते हो। ठीक है? तो अगर आप लोग इस्तेमाल जरूर करना, क्योंकि ये बहुत मुझे अच्छा लगता है ये चीजें। जैसे आप हाई करोगे ना, ये रिप्लाई देगा। ठीक है? देखो क्या था, व्हाट्सएप, डू यू हैव एनी हॉबीज? देखो ये पूछ रहा है, ये एंगेज कर रहा है आपको। ठीक है? आप यहाँ पे रहो, ये आपको एंगेज कर रहा है। तो अगर आपकी इंग्लिश तगड़ी नहीं है, आपको इंग्लिश में चैटिंग वगैरह ये सब आपके पास अगर कोई है नहीं इंग्लिश में चैट करने के लिए, आप अगर चैट करते हो हिंदी में ही किसी से, दोस्त से, कलीग से, सोना बाबू ठीक है, किसी से सर्च करते हो आप हिंदी में, तो आपको इंग्लिश ऐसे नहीं सुधरेगी। और एक मैंने एक सेशन में था, एक बहुत बड़े फिलोसफर बता रहे थे कि अगर आपको आपकी इंग्लिश मजबूत करनी है ना, तो और साथ-साथ आपको टाइपिंग स्पीड भी बढ़ानी है, तो एक ही चीज़ है, लैपटॉप में चैटिंग करना स्टार्ट करो, वो भी इंग्लिश में। ठीक है? तो अब चैटबॉट तो बहुत हैं, एक ये बिंग का चैटबॉट है, तो आप यहाँ से भी चैटबॉट कर सकते हो, आप इससे कुछ पूछोगे, अगर पूछोगे आप हाउ आर यू? ठीक है? अच्छा आपको दिख तो रही है ना कोने में? ठीक है? ये देखो हाउ आर यू आपने पूछा, तो ये उधर से बाकायदा रिप्लाई देगा। देखो आई एम ग्रेट, आई जस्ट रीड दैट द एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पेन हैज इंक्रीज्ड बाय 15 इयर्स इन द लास्ट सेंचुरी, दैट्स प्रीटी कूल। मतलब ये आपको एंगेज कर गूगल से भी करते हैं तो गूगल से भी आता है कभी कभी। आता है ना। तो ये देखो ये चैटबॉट ये बिंग वालों ने बना रखा, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक चैटबॉट दिया, मतलब ये गूगल पे आएगा, दैट्स इट। ये गूगल बार बार सर्च करना पड़ेगा ना, ये चैट बॉक्स है, चैटबॉट है, यहाँ आप चैट करोगे आप। ये रिप्लाई कौन करता है? ये मशीन करता है रिप्लाई। ठीक है? जो रोबोट होता है वो रिप्लाई करता है, कहाँ से? जैसे आप गूगल करते हो, वो जो डेटा यहाँ पे दिखाता है ना आपको, वही चीज ये भी यहाँ भी दिखाता है। ठीक है? तो आप चैट करो इससे, मैं तो कहूंगा पर्सनली रिकमेंड करता हूँ हर किसी को, आप चैट करो यहाँ पे। एक तो लैपटॉप से चैट करोगे, ऊपर से आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी रहेगी, और आप कुछ चैट करो वो रिप्लाई देगा। जैसे आप अगर मेरे बारे में पूछो, हूँ इज, ठीक है? देखो, तो आप इसे चैट करो, ये खोजता है पहले, देखो, तो वो रिप्लाई करता है, जो कुछ भी पूछोगे तो आपको ये रिप्लाई देगा। तो ये मुझे लगता है इस्तेमाल करना चाहिए। बाकायदा मैं बात कर रहा था ये हाई ब्लॉक के बारे में, जो प्रोजेक्ट बना रहा था, तो उसमें ये आपको कौन सी लाइन में क्या लिखना है, ये आप एचटीएमएल और सीएसएस से देखते हो, कहाँ लिखना रहेगा, वो डेटा कैसे दिखेगी, क्या होगा नहीं होगा। जैसे मैं अगर इसमें देखो सीएसएस नहीं लगाया होता, तो ये क्या होता पता है? ये इंट्रो आया ना, पाइथन जैसे ही लिखा, ये हेलो पाइथन इसके बाद आ जाता, इसके अगले लाइन में। ये डेट है ना, उसके अगले लाइन में आ जाता, फिर इंट्रो उसके अगले लाइन में आ जाता, ये इमेज उसके बाद कोने में कहीं आ जाता। ठीक है? तो ये खराब हो जाता। तो इसलिए अपन को क्या सीएसएस भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और जावास्क्रिप्ट का कमाल दिखाता हूँ, आप देखो, आप अगर लॉगिन करो इसी वेबसाइट में जो मैंने बनाया है, तो मैंने देखो जावास्क्रिप्ट में क्या लगाया है। उसमें आप लॉगिन करने की कोशिश करो, तो मान लेते हैं लॉगिन करने की कोशिश करते हैं उमेश, और पासवर्ड गलत डालते हैं अपन। ठीक है? कुछ गलत डाला, ये देखो क्या आया यहाँ पे, उप्स, रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। ये कहाँ से हो रहा है? अब आप तो ये बैकएंड से आप कर सकते हो, मतलब उसको मैंने जेंगो में ले गया, वहां पे चेक किया बैकएंड में, और देखा पासवर्ड सही है या गलत नहीं है, फिर वहां से मैंने बताया कि देखो भैया पासवर्ड गलत है। ठीक है? तो वो क्या करेगा, टाइम लगता है इसमें, ये तुरंत दे दिया कैसे? वहीं पे हमने जावास्क्रिप्ट लगा दिया, चेक करवा दिया उससे कि जावास्क्रिप्ट कहाँ लगा है, एचटीएमएल और सीएसएस वाले पेज पे। एचटीएमएल पेज कौन सा है, एचटीएमएल सीएसएस, उसमें मैंने जावास्क्रिप्ट लगा दिया, तो वहां पे चेक कर लिया कि भैया ये तो गलत है, तो वहीं का वहीं आपको बता दिया। ठीक है? वहीं का वहीं बता दिया। अगर सोचो मैं आपसे अभी, आप मतलब आप कहीं रह रहे हो, आप घर पे रहते हो और घर से आप बाहर रहते हो, पढ़ाई करते हो, तो घर पे आपने कोई सामान छुपा दिया कहीं पे, या फिर आपसे कोई सामान गुम हो चुका है, खो चुका है, तो घर वाले आपको कॉल करेंगे कि सामान नहीं मिल रही है, आपने देखा है क्या? तो आपको तो पता ही है ना कि वो सामान कहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि आपने छेड़ा था उसको। तो क्या आप कॉल करके बता दोगे कि ये चीजें वहां है, उन्हें संतुष्टि मिल जाएगी, या फिर आप शहर से घर जाके बताओगे ये देखो यहाँ है, फिर वापस ट्रेन से आ जाओगे? ऐसा नहीं करोगे ना। तो दैट इज बैक एंड एंड फ्रंट एंड। बैक एंड आपका घर हो गया, और फ्रंट एंड आप यहाँ पे हो, तो आपको अगर कुछ उसको बताना हो, तो आप दो आइडिया, दो चीजें, आप या तो घर चले जाओ, बैक एंड के पास चले जाओ, वहां पे आप चेक करो, और फिर आप वापस आ जाओ, टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग होगा। या फिर आप सीधे सीधे कॉल पे जब आपसे पूछा गया तभी आप बता दो कि हाँ इस घर में इस जगह पे रखा हुआ, तो ये फ्रंट एंड हो गया। तो ये क्विक काम कर रहा है। ठीक है? हालांकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको बैक एंड में जाना ही होता है। ठीक है? ये ऐसा होता है। देखो एक इससे ही बड़ी बात बताता हूँ, साइन अप पे। अगर आप मान लेते हैं साइन अप कर रहे हो, ठीक है? आप इस जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया उसमें मैंने एक जे क्वेरी भी लगाया था जावास्क्रिप्ट के साथ साथ। तो जावास्क्रिप्ट में क्या लगा, जैसे मैं साइन अप कर रहा हूँ, कोई नया नाम से कर रहा हूँ, जैसे कि रवि। ठीक है? अरे देखो, मैं रवि नाम से एक आईडी बना रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे जो मैंने बनाया था, और कुमार। ठीक है? ईमेल आईडी डाल दिया रवि
rbi@gmail.com। यूजर नेम में डाल दिया रवि, पासवर्ड में मैंने 1 2 3 4 देखो पासवर्ड मैंने 1 2 डाला, यहाँ पे क्या मैसेज आ गया, उप्स पासवर्ड डिड नॉट मैच। मतलब ये कह रहा है कि ये जो है ये रिपीट पासवर्ड मतलब 2 बार पासवर्ड डालो और दोनों पासवर्ड मैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है मैच नहीं हुआ, पहले ही मैंने इसमें कुछ लिखा ही नहीं, आपको पता है ना ये खाली है अभी, फिर भी ये बोल रहा है कि पासवर्ड डिड नॉट पासवर्ड मैच नहीं किया, क्यों कैसे, ये हमने तो लिखा भी नहीं, फिर बोल रहा है पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है। ये जावास्क्रिप्ट है, वो रन टाइम चल रहा है, मैंने एचटीएमएल और सीएसएस पे ही लगा दिया ये चीज। अगर बैकएंड में लगाता तो क्या होता कि मैंने यहाँ भी पासवर्ड लिख देता कुछ भी, यहाँ भी लिख देता कुछ भी, और जैसे ही रजिस्टर का बटन दबाता तब जाके वो होता, ठीक है, तब जाके वो रजिस्टर होता, राइट। अब क्या हुआ ना, यहीं पे मैंने लगा दिया, तो यहीं पे जैसे पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 डाला, देखो मतलब पासवर्ड डिड नॉट मैच, ये तो लिखा भी नहीं यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है, ये लिखा भी नहीं, पहले ही बता दिया पासवर्ड डिड नॉट मैच, पासवर्ड मैच नहीं हुआ। तो ये जावास्क्रिप्ट रन टाइम कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हो ना, 1 2 3 4 जैसे ही डाला देखो पासवर्ड मैच, तुरंत क्विक, ये जावास्क्रिप्ट का काम होता है, ठीक है। ये बैकएंड नहीं, आप फ्रंट एंड में इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये सब स्क्रिप्ट पे काम करता है, जो HTML का आपने टैग लिखा, सारा चीज लिखा, उसके साथ जावास्क्रिप्ट भी काम करता है। देखो तुरंत इसने बताया पासवर्ड मैच हो गया, ठीक है। और इसमें आप एक एक्स्ट्रा डाल दो, देखो यही बता दिया तुरंत तुरंत क्विक, कैसे काम होता है, ये जावास्क्रिप्ट का काम होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। चलो रजिस्टर करते हैं, तो रजिस्टर हमने कर लिया, अब लॉगिन करने को बोल रहा है, RAVI रवि1, पासवर्ड है 1 2 3 4, ठीक है। अपन लॉगिन करते हैं, देखो वेलकम पेज पे आ गया लॉगिन होने के बाद, ये हमने खुद से बनाया, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि मैंने बताया जैसे किसी को ब्लॉग लिखना हो किसी चीज के बारे में तो उसको खुद की वेबसाइट बनाना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ उसकी वेबसाइट ना बनाना पड़े, वो मेरे वेबसाइट पे आके ब्लॉग लिखे। तो अगर वो कोई टॉपिक लिखेगा, किसी चीज में आइडिया है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, देखो इस लिस्ट में। तो अभी रवि नाम से आईडी बनाया था ना मैंने, इसमें देखो लोकल होस्ट वेलकम और एक न्यू सब्जेक्ट, पहले क्या टीचर नाम का मैंने एक वो बनाया था मॉड्यूल, ठीक है। देखो इसमें बताया कि राइट योर थॉट एट हाई ब्लॉग, मैंने लिखा कि आपको अगर कुछ लिखना हो तो आप यहाँ पे ब्लॉग लिख सकते हो, कहाँ, इस वाली वेबसाइट पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा, सेलेक्ट सब्जेक्ट, आपने कोई टॉपिक लिखा ही नहीं अब तक, कोई टॉपिक किस चीज पे आप बनाना चाहते हो, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए आप कुछ नहीं लिख पाओगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है वांट एड न्यू सब्जेक्ट, मैंने बनाया यहाँ पे, देखो ये सारा चीज HTML और CSS फ्रंट एंड है, बाकी बैक एंड इसमें जेंगो वर्क कर रहा है। तो आपको किसी चीज के बारे में जो न्यू सब्जेक्ट मतलब आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज है, आप ब्लॉग लिखना चाहते हो, तो आपको खुद की वेबसाइट जरूरत नहीं है अब, ठीक है, आप मेरे वेबसाइट पे आके लिख सकते हो। ये अभी लोकल होस्ट पे मैं लाइव कर दूंगा इसको कुछ दिन में, तो कोई ना कोई जैसे highblog.com ऐसा कुछ आ जाएगा, वो होस्ट करूंगा। तो मान लेते हैं आपको किसी के बारे में नॉलेज है, जैसे कि आपको नॉलेज है मैं कह रहा था डेटा साइंस के बारे में, डेटा साइंस के बारे में आपको नॉलेज है, आप ब्लॉग लिखना चाहते हो, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कॉपी करता हूँ कुछ, ठीक है। और देखो ये ब्लॉग है, ये ब्लॉग कहाँ का, IBM.com, IBM कंपनी है ना बहुत बड़ी मल्टीनेशनल, ठीक है। तो वो उसकी कंपनी का ब्लॉग है, देखो ब्लॉग कैसे उसका आ रहा है ना इस तरह से, कहीं ना कहीं देखो उसने हेडिंग लिखा था, उसने ये उसके नीचे ये लिखा था, वो लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था उसने, ठीक है। ये इसे ब्लॉग बोलते हैं। तो देखो उसने एक हेडिंग बनाया व्हाट इज डेटा साइंस, और उसके बारे में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अब जैसे ही सर्च करोगे ना व्हाट इज डेटा साइंस, ये सर्च करोगे तो ये नीचे का ये दिखा देगा आपको, आपको लगता है गूगल ने दिया, पर ये कहाँ से आ रहा है, IBM.com से आ रहा है, जो IBM वाले हमारी तरह होंगे, आपके तरह होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं आपको डेटा साइंस के बारे में कुछ लिखना हो, आपको कुछ आता हो, या फिर आप किसी भी चीज के बारे में आपको आता हो, तो आपने नया सब्जेक्ट बनाया, टॉपिक ये आपको आता है, और उसके बारे में आप लिख दो कुछ भी, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, अरे ठीक है, और ये मैंने लिख दिया और सबमिट कर दिया। अब देखो ये क्योंकि आपने लॉगिन किया था ना, तो देखो यहाँ पे एक और आ गया, ये जो यूजर देख रहे होंगे ना, जो पढ़ने वाले लोग होंगे ब्लॉग, वो देखेंगे ना, यहाँ पे देखो डेटा साइंस आ गया नया, पहले नहीं था ना, अब आ गया। इस पे क्लिक किया, देखो इस पे सिर्फ सब्जेक्ट बना हुआ है, अभी आपने कोई ब्लॉग नहीं लिखा, ये मैंने अपने कॉन्सेप्ट से बनाया, ऐसा ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो देखो आपने लिखा डेटा साइंस और इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया और आगे कुछ लिखा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा।
तो अब आप ब्लॉग लिखोगे, ब्लॉग आपको जो भी आता है। देखो यहाँ पे आपने एक सब्जेक्ट ऐड किया, रवि नाम से मैं बना रहा हूँ ना, तो रवि नाम से एक ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, डेटा साइंस, ठीक है। बाकी ये सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये किसी और के नाम का है जो भी मैंने बनाया था यूजर। तो देखो ये आ रहा है। और अब आप ब्लॉग हेडिंग, आप हेडिंग क्या लिखना चाहते हो? जैसे यहाँ पे हेडिंग दिख रही है ना, व्हाट इज डेटा साइंस, इसी तरह से मैंने बनाया। व्हाट इज हेडिंग क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, हेडिंग मेरा ये होना चाहिए। फिर उसके बाद आप ये पैराग्राफ, मैंने बताया ये पैराग्राफ, इसमें लिखो आप पैराग्राफ क्या लिखना चाहते हो। तो ये देखो मैं चाहता हूँ ये लिखना, ठीक है, यहाँ तक, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखो ये आप यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, आप फोटो सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, कि आप बीच में अगर कोई इमेज भी डालना चाहते हो तो आप इमेज भी डाल सकते हो। तो फिलहाल इमेज डालना है तो ठीक है, नहीं डालना है तो सबमिट कर दो। और जैसे ही आपने सबमिट करी, यहाँ पे रिफ्रेश करो, देखो आ गया। तो अब जैसे ही लोग हमारे ब्लॉग को विजिट करेंगे, अब आपके पास वेबसाइट नहीं है फिर भी आप ब्लॉग लिख पा रहे हो, ठीक है। आप मेरे वेबसाइट पे आओगे, ब्लॉग लिखो, कुछ जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज है, आपको भोपाल के कॉलेज के बारे में आइडिया है, भोपाल में सबसे अच्छा कॉलेज कौन है, बुरा कॉलेज कौन है, आप उसके बारे में लिखो। आपको जिस चीज के बारे में आइडिया है उसी में लिखो। तो देखो डेटा साइंस के अंदर जब लोग, जैसे ही लोग डेटा साइंस पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे आएंगे और इसके बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। मोबाइल व्यू भी है, आप इसको मोबाइल में ये कैसे दिखेगा, ये देखो, देखो मोबाइल में ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। देखो कितनी रिस्पॉन्सिव दिख रही है। तो आपको HTML भी थोड़ा बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, कॉपी पेस्ट तो आना ही चाहिए। मैंने तो बहुत सारी चीजें इसमें कॉपी पेस्ट करी, ये जो बैकएंड जेंगो मैंने कुछ कॉपी पेस्ट नहीं किया। अब देखो, अब इसमें आप चाहते हो कि आगे फिर इसकी, क्योंकि अब डेटा साइंस आपने बनाया था ना, अभी आपने बनाया, तो इसमें और कोई कुछ नहीं लिख सकता है। या ये कह लो जिसने HTML का लिखा है, जिसने इंडिया का लिखा है, जिसने साइबर सिक्योरिटी का लिखा है, वो इसमें और कुछ नहीं लिख सकता, ठीक है। इसमें बस वही लिख सकता जिसने ऐड किया था, मैंने ऐसा बनाया। तो ये देखो ये डेटा साइंस का है ना, तो ये आप ही लिख सकते हो, जो आपने आईडी बनाई ना, आप ही इसके आगे कुछ लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ देखो आपने बनाया, आपने जैसे ही लॉगिन करोगे आपके अंदर एक ही सब्जेक्ट आएगा, डेटा साइंस, क्योंकि आपने सिर्फ डेटा साइंस पे आप लिख रहे हो। और सब्जेक्ट लिखना चाहते हो और सब्जेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो आप चाहते हो अगला ब्लॉग में ये आना चाहिए, उसके बाद उसी बार डेटा साइंस के फील्ड में, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये लिखो, और इसमें आप क्या लिखना चाहते हो, तो उसमें आप ये लिखना चाहते हो, ये आपके मन से होना चाहिए जब आप, तो आप ये लिख दिया आपने और सबमिट कर दो। देखो यहाँ पे आ गया, रिफ्रेश करो, आ गया, इसके नीचे ये भी आ गया, ठीक है। फिर आप चाहते हो कि ये भी होना चाहिए हेडिंग, ये हेडिंग के अंदर ये डाल दो। हेडिंग में ये सब मैंने खुद से बनाया, डैशबोर्ड से लेके सारे पैनल मैंने डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है। ये देखो, तो इस तरह से जैसे आप, ये ब्लॉग का हो गया। अब जैसे ही लोग सर्च करेंगे, ये चीज लिखेंगे, ठीक है, तो ये चीज लिखेंगे ना, तो वो आ जाएगा, ठीक है। बस डेटा साइंस ये, और ये सर्च करेंगे, ये लिखेंगे, तो ये हेडिंग हो गई, पैराग्राफ। आप चाहते हो इमेज भी डालना, ठीक है, आप ये लिखो और इसके अंदर ये डाल दो, और ये भी लिख दो, और साथ साथ अगर आप चाहते हो इमेज भी आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे इमेज चूज कर लो। तो आप अपने हिसाब से कोई इमेज भी लगा सकते हो उस जगह पे, जिस एक बार आप समझा रहे हो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ एक कोई इमेज अपने दोस्तों को लगा देता हूँ, ठीक है, और सबमिट कर दो। सबमिट हो गया। अब आप जैसे ही आओगे, रिफ्रेश करोगे यहाँ पे, मतलब जो होम पेज है, ये देखो, अब इसके बारे में लिखा हुआ है, व्हाट इज डेटा साइंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बारे में ये लिखा हुआ है, और आपने इमेज भी लगा दी, ठीक है। तो इस तरह से फिर आप बिना इमेज का भी लगाना चाहते हो, अगला लाइन आप चाहते हो उसी आपके ही ब्लॉग में ऐसा कुछ आए, तो आप ये लगाओ। आप चाहते हो उसमें इमेज ना आए, ठीक है, तो इमेज मत डालो। तो इसी के लिए लॉजिक मैंने लगाया था, कि अगर आपको इमेज डालना हो तो इमेज डालो, नहीं इमेज डालना हो तो आप कैसे करोगे। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया था, बहुत बड़ी मेरे अंदर, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया था, ठीक है। देखो, तो इसके अंदर फिर अगला हेडिंग आ गया, तो एक ब्लॉग बन गया, देखो ये एक ब्लॉग बन गया। तो अब आप, जैसे आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, आप ब्लॉग लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ आके लिख सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैंने बनाया आपको, ये देखो डेटा साइंस है, आपको कोई नया सब्जेक्ट पढ़ाना है, ठीक है, आपको मान लो कुछ और चीज के बारे में आइडिया है, जैसे कि लेट्स से आपको जावा आता हो, जावा आता हो, और जावा बाय रवि, ठीक है, ये आपने सब्जेक्ट ऐड कर दी, तो देखो यहाँ पे जावा आ जाएगा, जावा आया। अब क्लिक करोगे, अभी इसके अंदर कोई ब्लॉग रवि ने लिखा नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसके पास दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, पहले डेटा साइंस आता था बस, अब जावा भी आ रहा है। तो ये सब चीज कैसे हो रहा है, ये सब बैकएंड से हो रहा है।
बैकएंड में हमने चेक किया कि रवि कितने सब्जेक्ट को ऐड किया है, तो जेंगो सेट किया। किसकी मदद से? पाइथन की मदद से। कैसे? आपको ये चीज याद आना चाहिए कैसे मैंने सेट किया था। तो जैसे हमारे पास लिस्ट आया कि कितने लोग हैं, ठीक है। ए इक्वल टू, मैंने आपको इसे क्यों समझा रहा था, ए इक्वल टू पहले है रवि, ठीक है, और कोई है उमेश, ऐसा कुछ है, ठीक है। ऐसा हमारे पास डेटा में दो लिस्ट है। तो एक अंदर हमने चेक किया कि रवि के अंदर क्या, इसमें रवि है, फॉर आई इन ए, इफ आई इक्वल टू, या फिर ऐसे चेक कर सकते हैं अपन कि रवि इन ए, ट्रू बता रहा है क्योंकि इसके अंदर रवि है, ठीक है। और कोई गलत बंदा बिना लॉगिन किए हमारे अंदर एक्सेस करने की कोशिश करेगा, मान लो कोई मनोज नाम का लड़का है, देखो फॉल्स, मनोज इन ए, क्या मनोज डेटाबेस में है? नहीं, फॉल्स, फॉल्स है तो हम उसको एक्सेस ही नहीं देंगे, ठीक है। तो ये बैकएंड से काम हो रहा है, बैकएंड इसको एक्सेस दे रहा है कि कहाँ से चीजें कहाँ लिखनी है, क्या लिखनी है, और यहाँ पे आप फ्रंट एंड पे लेके रख रहे हो, पटक रहे हो, सिंपल समझो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जरूरी होती है। ये देखो फ्रंट एंड में आपको HTML CSS तो आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट जो है ये आपको देख लिया आपने कैसे फ्रंट पे ही कोई काम करवाना हो। एंगुलर जेएस, ये तो आपको अगर आप ये नोड जेएस सीखते हो ना, जैसे पाइथन फेमस है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी फ्रेमवर्क है पाइथन का, तो वो बैकएंड फेमस है, उस तरह से नोड जेएस भी बैकएंड फेमस है। तो अगर पाइथन के साथ नहीं जाना चाहते हो, नोड जेएस का जाना चाहते हो, इसका भी अच्छा मार्केट है, जावा का अच्छा मार्केट है, C# का, PHP का और रेल्स का, इन सब चीजों का अच्छा मार्केट है, ठीक है। तो लेकिन पाइथन डिमांड में है अभी, पाइथन बहुत ज्यादा डिमांड में होता है क्योंकि ये इजी भी है और बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो एक चीज में ओके, तो हाँ ये होगा बैकएंड आपका, कि बैकएंड में डेटा कैसे स्टोर करते हो, कैसे डेटा को रखते हो, कैसे डेटाबेस कैसे कनेक्ट किया आपने, कौन सा, और इसको जहां आपको दिखाना हो, दैट इज HTML एंड CSS। आपको अब आइडिया लग गया दोनों, मिथुन आपको समझ में आया सारी चीजें? हाँ, आ गया। आ गया। डेटाबेस ये होता है, फिर आपको कहीं ना कहीं डेटाबेस भी कनेक्ट करना पड़ेगा। HTML आप जो दिखा रहे हो, अब यूजर से आप कुछ डेटा ले रहे हो, आप जैसे मैंने अभी बोला था ना कि आप इमेज डालो, तो इमेज जैसे ही हमने डाला तो इमेज को कहीं ना कहीं रखना भी तो है। जो टेक्स्ट हम लिख रहे थे, जो हम ब्लॉग बना रहे थे, कहीं ना कहीं वो स्टोर भी तो हो रहा था, और वो कहाँ स्टोर हो रहा था? डेटाबेस में। अब डेटाबेस चाहे तो आप MySQL इस्तेमाल कर लो, PostgreSQL इस्तेमाल कर लो, MariaDB इस्तेमाल कर लो, MongoDB, IBM का DB2, Oracle SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का। तो इनमें से कोई भी, जब आप मैं सिखाऊंगा तो मैं आपको MySQL से पहले SQLite सिखाऊंगा। ये SQLite फेमस तो है नहीं, SQLite कुछ ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन जेंगो का बाय डिफॉल्ट डेटाबेस है। मैं आपको पहले जेंगो अगर सिखाऊंगा तो अगर मैं उसमें पहले SQLite सिखा दूंगा, SQLite का MySQL सिखा दूंगा, पोस्टग्रे सिखा दूंगा, फिर MongoDB सिखा दूंगा, और इससे ज्यादा ये सब यूज उतना ज्यादा नहीं है। जो ओरेकल जावा के लिए फेमस है, ठीक है, अपन जेंगो के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं पर कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो ये सब अगर मैं जेंगो सिखाऊं तो ये सब सिखा सकता हूँ। क्लाउड क्लाउड ये सब अगर होस्ट कर रहे हो, जैसे देखा आपने कुछ अगर सर्च करते हो, ये .com वो .com यहाँ वहाँ होता है पड़ा हुआ, ये सब कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये सब चीज भी समझाया था, ठीक है। तो ये AWS अमेजन का वेब सर्विसेज है, तो आप वहां से होस्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट को। जैसे आप अमेजन कोई flipkart.com amazon.com ये सब खोजते हो ना, ये कहीं ना कहीं सर्वर पे रखा हुआ था, आपके लैपटॉप पे नहीं होता, वो सर्वर पे होता है। ये किसका सिंबल है? राधा आपको पता है किसका सिंबल है? तो आई थिंक गिट गिट का है। गिट का। ये गिट का क्या होता है गिट? ये भी एक सर्वर है जहाँ पे हम लोग अपना कुछ डालते थे, गिटहब आपने उस दिन बताया था। हाँ गिटहब समझाया था ना। तो गिट क्या होता है ना, कंट्रोल वर्जन सिस्टम है। इसमें क्या होता है, अगर हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उस प्रोजेक्ट को हम वहां पे रख सकते हैं, और अगर कोई बंदा उसमें, जैसे हमारा कोई टीम है, कोई इसमें कुछ चेंज करना चाहता है तो उसमें चेंज कर सकता है, नया ब्रांच क्रिएट कर सकता है। जैसे मान लेते हैं हमने एक प्रोजेक्ट बना दिया, जैसे अभी हमने वेबसाइट बनाई ना, तो अपन अपलोड कर देते हैं गिटहब पे, और वो गिटहब पड़ा रहता है, तो आप चाहो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ चेंज कर सकते हो मेरी ही वेबसाइट में, ठीक है। तो वहां प्रोजेक्ट रखा हुआ होता है, और ये मेथड होता है एजाइल। ये क्या होता है? ये मेथड होता है, जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे एक एजाइल एक ये है प्रोसेस होता है, मेथोडोलॉजी होता है, था ना। हाँ मेथोडोलॉजी होता है एजाइल, जिसमें आप जब कोई नया वेबसाइट तैयार करते हो, नया सॉफ्टवेयर रेडी करते हो, तो उसमें देखा जाता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक एंड करना है, ठीक है। ये होता है। तो अब देखो ये सब मैंने आपको इस सब चीज समझाया था कि कैसे आप पाइथन, तो पाइथन के बारे में बहुत एडवांटेज समझाया था मैं आपको, पाइथन को आप कितने अच्छे से क्या क्या कर सकते हो पाइथन के साथ, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड और बैक एंड में आपको अंतर समझ में आ गया होगा।
ये जो भी चीजें हम अपन देखते हैं ना, दैट इज फ्रंट एंड। देखो ये मीट भी, गूगल मीट आपको जो दिखाई दे रही है ना, ये भी क्या है, अभी फ्रंट ऊपर से जो दिख रही है ना, ये फ्रंट एंड है। मेरी जो आवाज आप तक आ रही है ना, वो इसमें बैक एंड लगी हुई है। कैसे? ये जो दिख रही है, पहले मैं स्क्रीन शेयर किया और क्या किया, यहाँ पे आपको दिखाया, तो ये HTML के थ्रू दिखाया, ठीक है। और जो गूगल का डेटाबेस है या गूगल मीट का डेटाबेस है या बैकएंड है, उसने क्या किया, मेरा मीट लिया, जो स्क्रीन था उसने लिया और डेटाबेस में पहले रखा होगा, ठीक है, डेटाबेस में रखा होगा और उसको आप तक दिखा दिया होगा। मतलब इधर से लिया और आपकी तरफ दिखा दिया, तो लिया, और जो मैं देख रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ वो HTML CSS है, ठीक है। और जो भी हम डेटा दे रहे हैं आपको दिखाने के लिए, वो पहले बैकएंड में लिया, यानी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से उसको मैनिपुलेट किया होगा और आप तक भेजा गया होगा, तो वो भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन की मदद से या जेंगो की मदद से, ठीक है। और आपको जैसे दिखा दिया तो HTML और CSS के अंदर दिखाएगा। जाहिर सी बात है, पूरा ऐसे तो दिखा नहीं देगा। तो ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा, जैसे आप कपड़े खरीदते हो ना, तो आपने देखा होगा एक वो होता है, ठंडी के मौसम में हम लोग जो हुडी पहनते हैं ना, जिसको जैकेट जिसमें कैप लगी हुई होती है, तो आप देखना जो चैन जहाँ होती है ना, चैन जो जैकेट के अंदर या फिर हुडी के अंदर चैन होता है ना, आप उसके अंदर जाके झाँक के देखना, वो कितना गंदा दिखता है और बाहर से कितना अच्छा दिखता है, ठीक है। तो वही होता है फ्रंट एंड बैक एंड। बैक एंड में हमने क्योंकि बनाया है, वहां से डेटा ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो इस वजह से बैक एंड अच्छा दिखता नहीं है। वो डेटा का काम करता है, कौन चीज कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कहाँ से लेना है, कहाँ देना है, और HTML दिखाने का काम करता है, ठीक है। तो ये डेटाबेस आपको समझ में आ गया। तो ये सब चीज हम कर सकते हैं, पर अपन स्टार्ट कैसे, जैसे आपने पाइथन से स्टार्ट किया, इसके बाद आप जेंगो सीखोगे, तो उसी के बीच में आपको साइड से HTML और CSS सीखना जरूरी होता है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले आपने पाइथन सीखी, फिर जेंगो सीखा, फिर HTML और CSS सीखोगे, तब तो आप बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब अब मैंने आपको समझाया भी था कि फर्स्ट लेक्चर में पाइथन और जेंगो जब सीखोगे, पाइथन के बाद जेंगो, उसके बाद सिमिलर साथ साथ आप HTML भी सीखना स्टार्ट करते हो, ताकि दोनों का इंटीग्रेशन कर पाओ। जो आप जेंगो से यानी बैकएंड से आप डेटा भेज रहे हो ना, वो किसकी मदद से भेज रहे हो, अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। और कहाँ भेज रहे हो, अपने पेज पर, पेज पे दिखाओ कैसे, HTML और CSS की मदद से, ठीक है। तो ये होता है, जैसे अपन इमेज दिखाते हैं ना, कोई इमेज, तो इमेज दिखा भेजते हैं बैकएंड की मदद से, जेंगो की मदद से, और वो आपको जो दिखती है वो HTML और CSS की मदद से, ठीक है। उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, वो होता है हमारा डेवलपमेंट का मेन चीज, ठीक है। तो जब मैं जेंगो, आप अगर मेरे सीखो या फिर कहीं भी सीखो, तो जब आप सीखने लगोगे ना, तो साइड से आप HTML CSS भी सीखना स्टार्ट कर देना। मतलब जितना अच्छा सीख पाओ, जितना अच्छा कर पाओ, ठीक है। तो ये सब चीजें जरूरी होती है। तो मैंने सोचा कि एक बार फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में बता दूं, कितना जरूरी होता है, जब डिस्कस चल रहा था, कितना इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी में या फिर इधर उधर। तो आज तो बस इतना ही। असाइनमेंट आपको मिला था, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, 4 क्वेश्चंस जो थे, और कोशिश करिएगा अगर बन गया तो ठीक, गूगल मत करिएगा, नेट पे मत सर्च करिएगा, आप खुद से ट्राई करिएगा, आगे पीछे उल्टा सीधा। मैं तो यही बोलता हूँ, हर रोज कोडिंग किया करें आप, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत जितने हो सके हर रोज किया करें, आदत लगेगी तब। और कहते हैं कि 21 दिन तक कोई काम कंटिन्यूअसली अगर हम करते रहते हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है। तो एक बार आप ट्राई करें कोडिंग पे भी, 21 दिन तक आप कम से कम आधे घंटे घंटे पर डे कोडिंग करें, देखें आदत लगती है या नहीं। बुरी चीजों का लत तो बहुत जल्दी लग जाता है, पर अच्छी चीजों का लत लगने में थोड़ा टाइम लगता है, मुझे लगता है 42 दिन लग जाता होगा, ठीक है। और ये होता है, हाँ आप ये क्वेश्चन करना। उसके बाद मैं आपको बताया था कल के लेक्चर में कि आपको अब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, और डेटा स्ट्रक्चर में अपन पहले स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे लिस्ट, पाइथन का बहुत बड़ा डेटा स्ट्रक्चर, पुश पॉप, ये सब जो आपने देखा, तो वो सब भी पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग का भी क्लास बहुत लंबा जाने वाला होता है, ये स्ट्रिंग भी बहुत बड़ी क्लास होती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में बहुत सारा चीज होता है जो पाइथन के अंदर आपको पढ़ना होता है, पूरा का पूरा। जितना भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, मोस्ट ऑफ द जो खेल होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग पे ही होता है, स्ट्रिंग बेस्ड ही सारा का सारा चीज है। अगर आपने वेबसाइट भी देखा ना, तो जितना सारा काम कर रहे हैं ना अपन, वो सारा का सारा स्ट्रिंग बेस्ड ही है। जो आप देख रहे हो पूरा पूरा स्ट्रिंग बेस्ड, ये सब क्या स्ट्रिंग ही तो है, और उसी के साथ अपन कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये जो इसके अंदर एक सिंबल आ रहा है, वो भी तो स्ट्रिंग है, वो भी तो कैरेक्टर ही है, तो सारा का सारा स्ट्रिंग ही है, ठीक है। तो अपन ये चीज देख रहे होंगे। तो फंडे से स्टार्ट करेंगे, आपको क्वेश्चन कर लेना, किसी को भी कभी भी कोई डाउट हो, एनीवन, तो आप कभी पूछ सकते हो, फील फ्री टू आस्क, नो प्रॉब्लम। आप रिप्लाई मैं देर दूंगा, पर हाँ दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कोडिंग करो, कोडिंग बहुत जरूरी होता है। मैंने कितने को आदत लगवा दिया यार, हैकर रैंक, हैकर अर्थ पे कोडिंग करने का, तो यू ऑल्सो नीड टू डू दैट। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है?
एनीवन? नहीं। पूछो कैसे, कुछ पढ़ोगे तो ना पूछोगे, प्रॉब्लम तो तब आती है जब पढ़ते हैं। क्या बोलो, बात भी सही है। बिल्कुल। हाँ तो पढ़ना स्टार्ट करिए ना, तो पढ़ना शुरू करिए, प्रॉब्लम तभी आएगी। ओके, तो जिम में जब आप बॉडी कुछ वेट उठाते हो ना तभी दर्द होता है, जो वेट नहीं उठाता उसको कोई दर्द नहीं होता।